Hello and welcome back to my channel Everything About English. This video is going to be about idioms part 2 because you have given me a lot of great response on idioms part 1 video. So I am back with idioms part 2. I hope you will enjoy this one too. So first of all I'll tell you the meaning of idioms. So as you can see, group of words whose meaning is different from the written words. जो लिखे गए शब्द हैं उसका जो मीनिंग आपको समझ में आता है, रियल में उसका वो मीनिंग नहीं होता, उसी को हम ईडियम्स कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा कि ईडियम्स का मतलब क्या होता है, हिंदी हम मुहावरे कह देते हैं। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रिटन वर्ड्स, लिखे गए शब्दों से उसका मतलब अलग होता है, हम उसको ईडियम्स कहते हैं। अगर आपको रिवाइज मैं करवाऊँ तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि उसके कान पे जू नहीं रेंगती, दाल में कुछ काला है। इन दोनों सेंटेंसेस में ना दाल होती है ना कान पे जू होती है, तो उसी को हम कहते हैं ईडियम, जिसका मतलब कुछ और ही निकलता है। तो आइए देखते हैं आज की पहली ईडियम कौन सी है। ओ द फर्स्ट ईडियम, नाउ द वीडियो स्टार्ट्स। द फर्स्ट ईडियम इज सोल्जर ऑन। सोल्जर ऑन का मतलब होता है बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स हों, उसके बाद भी आप उस प्रॉब्लम्स में कंटिन्यू कर पाते हैं, आगे चल पाते हैं, परसिस्ट कर पाते हैं और एंड में जीत जाते हैं। उनको कहते हैं कंटिन्यू आफ्टर मैनी डिफ़िकल्टीज़। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, सबके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम जिंदगी जी रहे हैं, तो उन्हीं को कहा जाता है सोल्जर ऑन। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, आफ्टर बीइंग फेल्ड इन एग्जाम्स शी डिसाइडेड टू सोल्जर ऑन। एग्ज़ाम्स में फेल होने के बावजूद भी उसने सोचा नहीं नहीं यार और करना चाहिए, एक बार और ट्राई करते हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए और ट्राई करते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं इस दुनिया में, तो प्रैक्टिस करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसमें फेल हो गए तो दोबारा कोशिश करते हैं। कंटिन्यू आफ्टर मैनी डिफ़िकल्टीज़, परसिस्ट करना किसी चीज़ को, लगातार करते रहना जब तक आप उसको पा ना लें, वो ये ईडियम बनती है सोल्जर ऑन। सोल्जर ऑन का ये मतलब नहीं कि सोल्जर सैनिक किसी के ऊपर है, समथिंग लाइक दैट, नहीं। इसका मतलब ये है कि वो परसिस्ट करता रहता है या बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद वो हार नहीं मानता, व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, उसी को हम सोल्जर ऑन कहते हैं। सो द नेक्स्ट ईडियम फॉर यू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, टू टॉक शॉप। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टू टॉक शॉप का मतलब है टॉक अबाउट वर्क व्हेन नॉट एट वर्क। जी हाँ, बहुत इजी वर्ड्स में मैंने आपके लिए लिखा है कि हम हमेशा काम की बात करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन काम की बात तब करनी चाहिए जब आप काम पर हो। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बॉस ने फ़ोन कर दिया, भाई साहब गुप्ता जी की फाइल नहीं आई, तो आप कहोगे भाई गुप्ता जी ने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। तो गुप्ता जी की फाइल नहीं आई तो हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, तुम्हारी फाइल का क्या करें हम। तो उसमें हम कह सकते हैं कि भैया हम घर पर हैं, आप फिर भी काम की बात कर रहे हैं। तो जब आप काम पर हो, ऑफिस में हो, जॉब पर हो, तो जॉब की बात करते हो, अच्छा लगता है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आप घर पर हैं, पार्टी में, और काम की बात कर रहे हैं, फिर यानी जॉब की बात कर रहे हैं, अपने काम के सिलसिले की बात कर रहे हैं, वो गलत है। उसको हम इंग्लिश में टू टॉक शॉप कहते हैं, यानी टॉकिंग शॉप। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टॉकिंग शॉप इन द पार्टी, मतलब वो लड़की पार्टी में भी काम की बात कर रही थी। अरे यार कौन करता है पार्टी में, आराम से चाउमीन खाओ, पाव भाजी खाओ, फिर भी ये काम की बात कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। तो शी वॉज टॉकिंग शॉप इन द पार्टी। और हाँ, ईडियम से इसका वो मतलब नहीं है कि वो दुकान से बात कर रही है, दुकान से कोई बात नहीं कर सकता, वो एक स्ट्रक्चर होता है, उससे थोड़ी बात करें कि दीवारों से बात कर रहे हैं ऐसे जाके, नहीं। तो टॉक शॉप का मतलब है टॉक अबाउट वर्क व्हेन नॉट एट वर्क। प्राइवेट कंपनी वाले समझ सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम, हाँ, डेविल्स एडवोकेट। इस ईडियम को जो मैंने पहली बार सुना था तो मुझे इतना पसंद आया था ये कि मैंने इसको बहुत सर्च किया, बहुत इसके बारे में सर्च किया।
तब जाके मुझे इसका मीनिंग डिटेल में क्लियर हुआ है। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इस ईडियम का क्या मतलब है। डेविल्स एडवोकेट, एडवोकेट आपको पता है किसे कहते हैं, डेविल भी आपको पता है शैतान को कहते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई शैतान का एडवोकेट है। इसका मतलब ये है कि समवन हु सेज समथिंग विच ही डजंट बिलीव जस्ट टू अंडरस्टैंड डीपली। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे कोई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ऐसा कर दिया गुप्ता जी के लड़के ने, हैं शर्मा जी का लड़का ऐसा निकल गया, और उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं वो ऐसा तो नहीं है, फिर ना वो ऐसा नहीं है, अरे नहीं नहीं, सामने वाला बोलता है नहीं नहीं वो ऐसा ही है। तो लास्ट में जाके जब पूरी बातों को डिटेल में समझ जाता है तो वो पर्सन कहता है दूसरे से, अरे मुझे क्या, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था कि कौन क्या है क्या क्या नहीं, मुझे क्या लेना देना इनसे, मैं तो बस ऐसी बातें बढ़ा रहा था। उसको कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। आपका सामने वाले व्यक्ति से या उसकी बातों से इतना लेना देना नहीं है, लेकिन आप बातों पे बातें करे जा रहे, कब गया था वो, हैं यहाँ चला गया था, अरे नहीं 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 नहीं, वो सामने वाले कहेगा हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ, अच्छा फिर तो वो उधर भी गया होगा, हाँ वो उधर भी गया था। वो याद है दो मोहतरमाएँ बैठ के जब इधर की उधर बातें करती हैं, ऐसे ही करती हैं, लास्ट में कहती हैं चलो छोड़ो हमें क्या, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। उसको कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। समवन हु सेज समथिंग, कोई व्यक्ति जो कुछ कहता है जिस पे उसे खुद भी विश्वास नहीं है, पर क्यों कह रहा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड डीपली, चीज़ों को, कन्वर्सेशन को, बातचीत को, डिबेट को या किसी डिस्कोर्स को यानी चर्चा को और ज़्यादा समझने के लिए वो अपनी बातों पे बातें कहता रहता है कि ऐसा मैंने सुना था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा होता, उसको जवाब मिलता है, डिटेल में जवाब मिलता है। फिर सामने वाला कहता है नहीं ऐसा नहीं था वैसा था, फिर वो कहता है नहीं 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 ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वहाँ पे गया हो, फिर वो कहता है नहीं भाई साहब आपने गलत किया, वो वहाँ पे कैसे जाएगा। वो पूरी बात को डिटेल में समझा देता है, और लास्ट में वो औरत कहती है वो नहीं मुझे तो यार इनकी बातों पे विश्वास नहीं, मैं तो बस समझने के लिए कर रही थी ऐसे और क्वेश्चन पूछ रही थी। तो उसको कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। आप खुद अपनी बातों पे इंटरेस्टेड नहीं है, आपको खुद अपनी बातों पे विश्वास नहीं है, लेकिन चीज़ों को ज़्यादा समझने के लिए आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। तो लिखा है लास्ट में विच यू डोंट बिलीव, जिस पे आप विश्वास नहीं करते लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को डीपली, गहराई से समझना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को डेविल्स एडवोकेट कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, वो लेडी जो बोल रही थी कुछ नहीं थी भाई, वो ऐसी डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रही थी, बस वो डेविल्स एडवोकेट थी। द लेडी वॉज अ डेविल्स एडवोकेट। समझिए, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, ये बहुत अच्छा ईडियम है। नेक्स्ट, डज नॉट होल्ड वाटर। यस, ऐसी बात, ऐसी स्टेटमेंट जो वाटर होल्ड नहीं करती। आई मीन वाटर ये ना मेरे पास, आई मीन उसकी बातों का विश्वास नहीं कर सकते। डज नॉट होल्ड वाटर ईडियम है, जिसका वो मतलब नहीं है कि पानी नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब ये है कि आप किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो सच है या नहीं। उसको ईडियम्स में ऐसे कहा जाता है, डज नॉट होल्ड वाटर। मीन्स उस लड़के की बातें विश्वास के लायक नहीं है। हिज टॉक्स डू नॉट होल्ड वाटर। उसकी जो बातें हैं विश्वास के लायक नहीं है। आप उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, वो चोर है, ही इज अ थीव, हिज टॉक्स डू नॉट होल्ड वाटर। रिमेंबर, आप किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकते तो आप कह सकते हो वी कैन नॉट बिलीव हर टॉक्स डू नॉट होल्ड वाटर। आप ऐसी बातचीत, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिस पे विश्वास नहीं कर सकते। ओके, कोई चोर आपसे कह रहा है भाई साहब मैंने चोरी नहीं की, तो आप क्या कहोगे, यार योर स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड वाटर और योर टॉक्स डू नॉट होल्ड वाटर। I hope it is clear to you. Next idiom, to be a shoe। एक बहुत अच्छा टीवी सीरियल आता है, अमेरिकन टीवी सीरियल है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेंड्स। उसमें एक लाइन थी जो मैंने
वहाँ से सीखी है। टू बी अ शू, शू मतलब जूता जिसे हम हिंदी में कह देते हैं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप पानी में ले जाओ, मिट्टी में ले जाओ, हवा में ले जाओ, फेंक के मारो, पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, किसी नेता वेता को मत मारना भाई, अच्छी बात नहीं है। तो किसी को आप शू को किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो पानी में हो, आग में फेंक दो, कोई कुछ नहीं बोलता, मिट्टी में ले जाओ, नदी में ले जाओ, नाले में फेंक दो, किसी को मारना नहीं किसी को। तो अगर आप कुछ करते हैं तो शू आपसे कुछ कहता है क्या? अरे भाई मुझे यहाँ मत फेंक, अरे भाई मेरे मुंह से निकल गई, ऐसा कुछ कहता है शू? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब है कि वो आपका दास है, नौकर है, कहीं भी ले जाओ कुछ नहीं कहता। तो ये जो शू वर्ड है वो दिखाता है स्लेवरी को, यानी कि किसी के गुलामियत को, गुलामियत होता है ना, हाँ होता होगा, किसी के गुलाम होने को शू दिखाता है। तो यानी आप किसी के शू हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी के गुलाम हैं। रिमेंबर, शू कुछ नहीं कहता, कहीं भी पहन सकते हैं, फेंक सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो आई एम नॉट योर शू, इसका मतलब मैं तुम्हारा गुलाम, दास, नौकर नहीं हूँ तुम्हारा। आई एम नॉट योर शू। हाँ, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि ही वॉज ट्रीटेड मी, और यहाँ पे ING आएगा, पार्डन फॉर माई मिस्टेक। ही वॉज ट्रीटिंग मी लाइक अ शू। जल्दी जल्दी में हो जाता है, रात को छोड़ो, लेकिन मैंने बता दिया यहाँ पर ING का यूज़ कीजिएगा। ही वॉज ट्रीटिंग मी लाइक अ शू, वो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा था जैसे कि मैं कोई गुलाम हूँ, मैं उसका दास हूँ, मैं उसका नौकर हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट, थोड़ी सी एडवांस इडियम, टू बी अ कट आउट फॉर समथिंग। टू बी अ कट आउट फॉर समथिंग। कट आउट आपने देखे ना, वो निकलते हैं, हमारा नेता कैसा हो उसके कट आउट निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के कट आउट हैं तो मतलब आप उस चीज़ को करने लायक हैं। बट रिमेंबर, ये सिर्फ प्रोफेशन यानी किसी काम के लिए यूज़ होता है, किसी प्रोफेशन में यूज़ होता है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा सकते इसमें। टू बी अ कट आउट फॉर समथिंग मतलब कैपेबल ऑफ सम प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन के, किसी काम के लायक हैं आप। एग्जाम्पल लिखा है, एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है मेरी, बबीता, पढ़ाती बहुत अच्छा है, तो उनके लिए लिखा है बबीता इज़ अ कट आउट फॉर टीचिंग। मीन्स ये टीचिंग के लिए बने हैं, तो आप किसी काम के लिए बने हो, टू बी अ कट आउट फॉर समथिंग कहलाएगा। जैसे ही इज़ अ कट आउट फॉर दिस कंपनी, वो इस कंपनी के लिए कैपेबल है, यानी उसमें जो काम किया जाता है उसके कैपेबल है। आई एम अ कट आउट फॉर प्रोफेसर और प्रोफेशनलिज्म, मैं पढ़ाने के लिए, प्रोफेसर के लिए, टीचिंग के लिए लायक हूँ। तो सेम एग्जाम्पल इज़ फॉर बबीता, आई होप शी इज़ वॉचिंग दिस। बबीता इज़ अ कट आउट फॉर टीचिंग, बबीता जो है वो पढ़ाने के कैपेबल है, पढ़ाने के लिए बनी है। कहते हैं ना, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ये बिल्कुल वैसा ही है। बबीता इज़ अ कट आउट फॉर टीचिंग। आई एम सॉरी, पानी पीना पड़ रहा है, सुबह से पिया नहीं मैंने, बैटरी 15% रह गई है। नेक्स्ट, फुल मोंटी। यस, मैं एक बार क्रिकेट देख रहा था तो उसमें आई थिंक धोनी ने बहुत अच्छा शॉट मारा था, जिसमें कमेंटेटर ने कहा था, ओह दैट्स अ फुल मोंटी। अब मुझे फुल मोंटी क्या है? फुल मोंटी का मतलब होता है एवरीथिंग यू वांट और नीड। भाई सब कुछ है उसमें, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए, जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। टीवी लेकर आना है, ठीक है, कितने का चाहिए? 56 इंच का चाहिए जी, उसमें ये भी होना चाहिए, उसमें वो भी होना चाहिए। तो दुकानदार कहता है यस मैडम, दिस इज़ अ फुल मोंटी टेलीविज़न, मतलब इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। तो जब धोनी ने शॉट मारा था उसमें कमेंटेटर कहते हैं वाओ दैट्स अ फुल मोंटी, मतलब पूरा मोंटी नहीं, उसका मतलब था कि जो शॉट मारा है उसमें सब कुछ था,
ऊंचाई भी थी, बहुत लंबा गया था, बहुत ऊंचा सिक्स मारा था, कोई कमी नहीं थी उसमें। तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उसके अंदर, उसको कहते हैं फुल मोंटी। ओके, एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है, आई होप इट इज़ विजिबल एंड वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वॉज फुल मोंटी। यहाँ पे द मैच के लिए है क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन है, उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वॉज फुल मोंटी, मतलब उसमें सब कुछ था, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर, कोहली का एग्रेशन, धोनी भाई की लड़ाई, नहीं धोनी भाई तो नहीं लड़ते, कोहली भाई की लड़ाई, सब थी उसमें, एग्रेशन पूरा था, पेल दिया हमने। तो द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच वॉज फुल मोंटी। नेक्स्ट, ताली दोनों हाथों से बजती है। हिंदी में कहा जाता है ताली दोनों हाथों से बजती है, इंग्लिश में ये कहा जाता है इट टेक्स टू टू टेंगो। टेंगो आपको पता है एक डांस फॉर्म है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग साउथ अमेरिका, मे बी, आई माइट बी रॉन्ग बट आई थिंक इट इज़ फ्रॉम साउथ अमेरिका। वहाँ पर एक टेंगो डांस फॉर्म होता है, तो उसमें कम से कम 2 लोग चाहिए, तो वहीं से ईडियम बनी है कि भैया अ क्वारल रिक्वायर्स 2 पीपल, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें कम से कम कितने लोग चाहिए, 2 लोग। हिंदी में हम कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, इंग्लिश में कहते हैं इट टेक्स 2 टू टेंगो। आई होप इट इज़ क्लियर वट डज इट मीन इट टेक्स 2 टू टेंगो इन हिंदी। नाउ लेट्स जंप इन टू द एग्जाम्पल, और मैं थोड़ा ऊपर जंप हो जाता हूँ। जज में ब्लेम हिम, जज में ब्लेम हिम ओनली, कि हो सकता है जज सिर्फ उसे ही ब्लेम करे, जज में ब्लेम हिम ओनली, लेकिन मुझे लगता है बट आई थिंक इट टेक्स 2 टू टेंगो, बट मुझे लगता है कि यार ताली दोनों हाथों से बजती है, उस बेचारे को सज़ा मिल जाएगी अकेले, लेकिन मेरे हिसाब से ताली दोनों हाथों से बजती है। सो रिमेंबर दिस लाइन, जज में ब्लेम हिम ओनली बट आई थिंक इट टेक्स 2 टू टेंगो। क्यों भाई, वो अकेला थोड़ी जिम्मेदार होगा, हो सकता है कोई और भी उसके साथ जिम्मेदार हो, तो भैया ताली दोनों हाथों से बजती है। नाउ आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, इट टेक्स 2 टू टेंगो। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड लास्ट, अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड मीन्स इक्वल फॉर एवरीवन। ऐसे समझ लीजिए कोई बोर्ड है, उसके चारों तरफ, मतलब सब के लिए, एक नहीं कि जो उसी साइड बैठा है बोर्ड के उसको मिलेगा, या जो इस साइड बैठा है उसको मिलेगा ना भाई, ये यूट्यूब का वीडियो है, यहाँ सब देख सकते हैं। यूट्यूब इज़ अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड, मतलब यूट्यूब सब के लिए है, इक्वल है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई देख रहा है तो उसको थोड़ा अच्छा दिखेगा और अमेरिका में जो दिख रहा है उसको थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड, जो सब के लिए इक्वल हो, सब के लिए अप्लाई होता हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, दिस रूल ऑफ गवर्नमेंट शुड अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड। वो अप्लाई लिखा है, अगर छुप रहा है तो माफ़ी, ये देख सकते हैं आप, दिस रूल ऑफ गवर्नमेंट शुड अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड। इट मीन्स, मैं इधर आ जाता हूँ फिर से, शक्तिमान, इट मीन्स जो ये रूल है गवर्नमेंट का सबके लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ लड़कों के लिए है, सिर्फ लड़कियों के लिए है, ऐसा नहीं, सब के लिए होना चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। लास्ट एग्जाम्पल और ईडियम ऑफ दिस वीडियो, बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब है अपने नियम के अनुसार चलना, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना। डू समथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, उसी को कहा जाता है बाय द बुक्स। किताबों में लिखा होता है ना ये करना वो करना, तो ये ईडियम वहीं से बनी है कि भाई किताबों से चलो। ऐसे नहीं है कि प्लेन उड़ाने के लिए पायलट चला अपनी मर्जी से उड़ा लिया, पता चले कहीं और निकल गए, जाना था जापान पहुंच गए चीन। ऐसा नहीं, रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि कितने डिस्टेंस पे चलना है, कहाँ तक चलना है, कैसे चलना होता है, ये सब डिस्टेंस पे। जैसे कोई नई लड़की जब शादी होके जाती है दूसरे घर पे, तो उसको कहा जाता है ये कमरा इसका है, ये ऐसे है, सुबह नाश्ता मिलना चाहिए, फलाना ढिमकाना, जो भी आप समझ पाएँ, तो कहते हैं उसको रूल से चलना पड़ेगा। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं बाय द बुक। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, आई होप इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू।
एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर क्या लिखा है। सो इन दिस कंपनी मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क बाय द बुक। इस कंपनी में बहुत से एम्प्लॉय कैसे काम करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इन दिस कंपनी मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क बाय द बुक। आई होप इट इज़ clear to you now. So thank you so much. This is Naresh. I hope you will enjoy this video also when it is going to be published. Okay, thank you so much. Good night, take care, be safe. If you have any doubt, I am saying again, you can comment me. Thank you so much. Bye bye, take care, good night, be safe.